प्रजामंडल आंदोलन है, पेज नंबर 111 से करेंगे अपन प्रजामंडल आंदोलन में। परिणाम स्वरूप 4 अक्टूबर 1936 को रात्रि में 8 बजे रतन बाई ट्रस्ट में मकान व बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। मगाराम वैद्य को इसका अध्यक्ष, लक्ष्मीदास को मंत्री और भिक्षालाल बोरा को कोषाध्यक्ष चुना गया। मार्च 1937 में सरकार ने प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया कि वे तत्काल बीकानेर राज्य की सीमा से बाहर चले जाएं तथा बिना राज्य देश के राज्य में प्रवेश न करें। इसके विरोध में 22 मार्च 1937 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के तत्वाधान में दिल्ली स्थित मारवाड़ी लाइब्रेरी में एक सभा का आयोजन किया गया तथा बीकानेर राज्य की निष्कासन नीति की निंदा की गई। बीकानेर से निष्कासित लोगों को कलकत्ता में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से मागाराम ने कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की और साथ ही में इसका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया तथा बीकानेर की थोती पोती है ना, बीकानेर की थोती और पोती नामक क्या किया, कलकत्ता वो तो नाम पुस्तिका प्रकाशित करवाई। जब बीकानेर के जन आंदोलन सुस्त पड़ने लग रहा था तब 1939 में रघुवर दयाल गोयल, जिसने बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे में जननेताओं की पैरवी की, ने राजनीति में प्रवेश किया। 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल के नेतृत्व में व्यापक जन आधार वाली प्रजा का परिषद की स्थापना हुई। उसके साथ मुक्ता प्रसाद, गंगा प्रसाद कौशिक तथा दाऊद दयाल भी इसमें शामिल थे। रघुवर दयाल गोयल को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। रघुवर दयाल गोयल एक बार के लिए तो बीकानेर राज्य से चले गए, परंतु जब सितंबर 1942 ईस्वी को वापस बीकानेर लौटे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1943 ईस्वी में गंगा सिंह की मृत्यु के बाद शार्दुल सिंह बीकानेर के शासक बने। उन्होंने सद्भावना का वातावरण बनाने के लिए रघुवर दयाल उसके साथियों को रिहा किया, पर रघुवर दयाल ने संघर्ष जारी रखा। 26 अगस्त 1944 को बीकानेर महाराजा ने रघुवर दयाल को वार्ता के लिए लालगढ़ महल में बुलाया। वार्ता असफल रही और बाहर निकलते सही उन्हें भारत रक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। बीकानेर सरकार के दमन का विरोध राजस्थान के अन्य राज्यों में भी हुआ। जयनारायण व्यास ने बीकानेर के दामोदर प्रसाद सिंघल की सहायता से जोधपुर में एक कार्यालय खोलकर बीकानेर राज्य के विरोध में सक्रिय कदम उठाए। भरतपुर प्रजा परिषद ने बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के समर्थन में 20 अक्टूबर 1944 को बीकानेर सरकार विरोधी दिवस मनाया। इसी तरह 25 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस जयपुर में भी मनाया गया। आगे 26 जनवरी 1945 को मगाराम वैद्य को बीकानेर प्रजा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। मगाराम वैद्य ने बीकानेर राज्य के अन्य जिलों में प्रजामंडल की शाखाएं खोली, जैसे गंगानगर प्रजामंडल परिषद का गठन करा और माधो सिंह को उसका अध्यक्ष, जीवनदत्त शास्त्री को उसका मंत्री बनाया। इस प्रकार प्रजामंडल व महाराजा के बीच संघर्ष जारी रहा। अंत में बीकानेर में नागरिक अधिकारों की सही स्थिति की जांच के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय परिषद के अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट एवं मंत्री हीरालाल शास्त्री बीकानेर जांच में के लिए भेजे गए। 31 अगस्त 1946 को बीकानेर नरेश ने उत्तरदायी शासन की विधिवत घोषणा कर दी। इसके अनुसार एक विधानसभा का ढांचा तैयार करके प्रस्तुत करेगी। दूसरी मताधिकार समिति होगी जो मताधिकार की शर्तों और निर्वाचन क्षेत्रों का निर्णय करेगी। ये दोनों समिति अपना कार्य 1 मार्च 1947 तक संपन्न करेगी। लंबे इंतजार के बाद दिसंबर 1947 में बीकानेर संविधान अधिनियम जनता के लिए प्रकाशित कर दिया गया। कुछ बातों को छोड़कर समस्त शासन एक बार परिषद को सौंप दिया गया, जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी। इसी बीच कैबिनेट योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी और संविधान निर्मात्री सभा का कार्य आरंभ हुआ। महाराजा शार्दुल सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए क्या किया, इसमें भाग लेने का निर्णय किया। ठीक है, महाराजा शार्दुल ने दूरदर्शिता परिचय में भाग लेने का निर्णय किया। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पानिक्कर ने विधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। अंत में 30 मार्च 1949 को बीकानेर ने स्वयं को वृहद राजस्थान में समाहित कर दिया। जोधपुर में प्रजामंडल आंदोलन। जोधपुर के शासक उमेश सिंह 1918 से 1937 ईस्वी के शासन के प्रारंभिक समय में राज्य का नियंत्रण कश्मीरी ब्राह्मण खुद सुखदेव प्रसाद के हाथों में था, जो स्वभाव से अनुदारवादी था। इस व्यवस्था के विरुद्ध सर्वप्रथम असंतोष 1921 ईस्वी में सामने आया, जब चांदमल सुराणा ने मारवाड़ी हितकांड सभा की स्थापना की थी। इससे पूर्व 1920 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ी सेवा संघ का गठन किया, पर यह ज़्यादा प्रभावी नहीं साबित हुआ।
29 अक्टूबर 1923 को जब मारवाड़ राज्य के एक आदेश द्वारा माता पशुओं की निकासी पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया तो हितकांडी सभा ने इसका विरोध किया और एक ज्ञापन महाराजा को दिया। अंततः युवा महाराजा ने 15 अगस्त 1924 को माता पशुओं की निकासी का आदेश वापस ले लिया। परिणाम स्वरूप मारवाड़ हितकांडी सभा अत्यधिक लोकप्रिय हो गई। सर सुखदेव प्रसाद ने कुछ अवसरवादी व्यक्तियों को एक प्रतिद्वंदी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप राज्यभक्त देश हितकांडी सभा का गठन किया गया, परंतु इसे लोकप्रियता नहीं मिली। मारवाड़ हितकांडी सभा ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए महाराजा का एक आवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिक्रिया स्वरूप सर सुखदेव प्रसाद के इशारे पर मारवाड़ स्टेट काउंसिल ने 19 मार्च 1925 को हितकांडी सभा के कुछ सदस्यों को राज्य से निष्कासित कर दिया। अपमान सहने के बजाय सभा के सक्रिय सदस्य जयनारायण व्यास मारवाड़ छोड़कर ब्यावर चले गए। ब्यावर में राजस्थान सेवा संघ के सर्वा माणीलाल कोठारी ने उन्हें तरुण राजस्थान का संपादक नियुक्त किया। इस पत्र के माध्यम से वे वर्तमान मारवाड़ शीर्षक के अंतर्गत मारवाड़ के भ्रष्ट और निरंकुश शासन की कटु आलोचना करते रहे। 1927 में जब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ तो जयनारायण व्यास और कन्हैयालाल को उसकी कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। मारवाड़ के नेताओं ने 11 से 12 अक्टूबर 1929 को मारवाड़ हितकांडी सभा का प्रथम अधिवेशन जोधपुर में बुलाने का निश्चय किया। जोधपुर सरकार ने जागीरदारों के दबाव में आकर सम्मेलन पर प्रतिबंध लगा दिया। मारवाड़ हितकांडी सभा की ओर से जयनारायण व्यास लिखित 2 पुस्तिकाएं मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल प्रकाशित की गई, जिनमें मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना की गई। जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराना और भंवरलाल सर्राफ इन तीनों नेताओं पर एक विशेष अदालत में राजद्रोह का मुकदमा चलाकर तीनों को 4-5 वर्षों का कठोर कारावास की सजा सुना दी। 10 मई 1931 को जोधपुर में जयनारायण व्यास के निवास स्थान पर मारवाड़ यूथ लीग नामक संस्था की स्थापना हुई, जिसमें जोधपुर के साथ साथ ग्रामीणों क्षेत्रों तक जन चेतना प्रसारित करने का निर्णय लिया गया। मानमल जैन को लीग का मंत्री बनाया गया। मारवाड़ यूथ लीग लोगों को अवैध घोषित करने के पहले ही कार्यकर्ताओं ने बाल भारत सभा नामक एक अन्य संस्था बनाकर छगन राज चौपासनी वालों को इसका मंत्री बनाया गया। इसके बाद 24 से 25 नवंबर 1931 को पुष्कर में चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी की पत्नी काका कालेलकर, मणिलाल कोठारी आदि नेताओं ने इस सम्मेलन में शिरकत की। अतः जोधपुर सरकार ने मार्च 1932 ईस्वी में 1932 में क्या किया? मारवाड़ हितकांडी सभा का गठन कर दिया। ठीक है, मारवाड़ हितकांडी सभा को अवैध घोषित गठन नहीं कर दिया, अवैध घोषित कर दिया इन्होंने, है ना। 1933 में बाल भारत व मारवाड़ यूथ लीग को भी अवैध घोषित कर दिया। इन गतिविधियों में आमजन को प्रभावित किया, जैसे गणेशी लाल उस्ताद ने सरकारी नौकरी छोड़कर कविताओं द्वारा जन जागृति का कार्य आरंभ किया। उनकी कविताओं का संग्रह गरीबों की आवाज़ नामक पुस्तक में किया गया था। इस वातावरण में भी 1934 ईस्वी में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ बने। रणछोड़ दास गट्टानी, पुरुषोत्तम नैयर ने भी इस संस्था से जुड़े थे। प्रजामंडल ने एक युवा विधवा कृष्णा के राज परिवार से जुड़े कुछ लोगों द्वारा अपहरण के मामले को व्यापक स्तर पर उठाया और उसकी रिहाई की मांग कर ली। इस मध्ययुगीन अमानवीय प्रकृति के खिलाफ देश के विभिन्न भागों में रहने वाले मारवाड़ियों ने कृष्णा दिवस मनाने की आह्वान किया। प्रजामंडल ने शिक्षा शुल्क के खिलाफ मई जून 1936 में अभियान चलाया तथा 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस मनाया गया। 1936 में प्रांतों और राज्यों में कांग्रेस की सहयोगी संस्था के रूप में सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना की गई। जोधपुर में भी इस यूनियन का गठन हुआ।
1936 में कराची में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में जयनारायण व्यास को महामंत्री निर्वाचित किया गया। अब उन्होंने बम्बई से अखंड भारत का संपादन आरंभ किया। 1937 में दीपावली के दिन जोधपुर प्रजामंडल क्या किया उन्होंने? दिवाली के दिन जोधपुर प्रजामंडल और सिविल लिबर्टीज यूनियन को अवैध घोषित कर दिया। नवंबर 1938 ईस्वी में विजय लक्ष्मी पंडित व दिसंबर 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आ गए और उन्होंने क्या किया? लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए त्याग और समर्पण करने के लिए प्रेरित कर दिया। सुभाष बोस ने गिरदी कोट की आम सभा में नवयुवकों को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने का आह्वान किया। अंततः 16 मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना रणछोड़ दास गट्टानी के नेतृत्व में की गई, जिसका उद्देश्य महाराजा की अध्यक्षता में उत्तरदायी शासन स्थापित करना था। ठीक है, उत्तरदायी शासन स्थापित करना था। फरवरी 1939 में जयनारायण व्यास को भी रिहा कर दिया गया। रिहा होते ही व्यास ने आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। मारवाड़ लोक परिषद के महासचिव अभयमल जैन ने मारवाड़ लोक परिषद क्या है नामक पुस्तिका प्रकाशित की। इसके अनुसार लोक परिषद को एक ऐसा संगठन बताया जो कि जनता के अधिकारों और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संवैधानिक सरकार बनवाने के लिए संघर्ष करेगी। परिषद के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं ने पर्चों और पुस्तिकाओं द्वारा राज्य के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ कर दिया। ठीक है, प्रचार करना आरंभ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? इसमें गरीबों की बौखलाहट, अमानत का हिसाब, उत्तरदायी शासन की स्थापना, जोधपुर नौकरशाही का अत्याचार आदि लेख प्रमुख थे। इधर जोधपुर महाराजा ने राज्य की केंद्रीय सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया फरवरी 1939 ईस्वी और जयनारायण व्यास को भी इसका सदस्य मनोनीत किया। जनवरी 1940 ईस्वी में व्यास ने अखिल राजस्थान देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन जोधपुर में कराने की घोषणा की। मार्च 1940 में मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। रणछोड़ दास गट्टानी, मथुरा दास माथुर, कन्हैयालाल माणिहार, इंद्रमल जैन, आनंद राज सुराणा, भंवरलाल सर्राफ आदि नेताओं को बंदी बना लिया गया। ठीक है, उनको बंदी बना लिया सबको। प्रजामंडल अध्यक्ष जो इस समय राज्य में नहीं थे, आंदोलन को संगठित करते हुए मथुरा दास माथुर को पहला डिक्टेटर बनाया। 2 अप्रैल 1940 को मथुरा दास माथुर को उस समय गिरफ्तार कर 1 वर्ष के लिए बक्सर भेज दिया गया। जब वे एक विशाल जुलूस नेतृत्व कर रहे थे जुलूस का, तो उन्होंने कन्हैयालाल मणिहार दूसरे डिक्टेटर घोषित हो गए। इस समय अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने पंडित द्वारकानाथ कचरू को मारवाड़ की स्थिति का जायजा लेने भेजा। 11 अप्रैल 1940 को उन्होंने जनता के प्रतिनिधियों और लोक परिषद के कार्यकर्ताओं से भेंट की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जोधपुर में राजनीतिक वातावरण दम घोटने वाला है और कहा यहाँ एक टाइपराइटर का भी पंजीकरण करवाना आवश्यक है। तीसरे डिक्टेटर इंदरमल जैन को एक आम सभा को संबोधित करते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। चौथे डिक्टेटर बाबालाल को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में 26 जून 1940 को लंबी वार्ताओं के बाद मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ राज्य के बीच समझौता हो गया। समझौते के फलस्वरूप लोक परिषद ने आंदोलन समाप्त कर दिया। जून 1940 में जयनारायण व्यास को मारवाड़ की लोक परिषद की समस्त शाखाओं का अध्यक्ष चुना गया। 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया। इस दिन लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय गीत गाते हुए शहर का चक्कर लगाया। जोधपुर राज्य सरकार ने पहली बार 7 से 8 जून 1941 को जोधपुर नगरपालिका के चुनाव क्षेत्रीय और बालिग मताधिकार के अनुसार संपन्न किए। ठीक है, चुनावों में लोक परिषद में 22 में से 18 स्थानों पर विजय प्राप्त की। जयनारायण व्यास जोधपुर नगरपालिका के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, जो जयनारायण व्यास थे वो जोधपुर नगरपालिका के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए। पंडित नेहरू के आह्वान पर 19 अप्रैल 1942 को रियासती दिवस मनाया गया। मारवाड़ लोक परिषद और सरकार के बीच कटुता निरंतर बढ़ती जा रही थी। लोक परिषद के राजनीतिक बंदियों के साथ जेलों में उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा था, अतः 11 जून 1942 को जेल में भूख हड़ताल आरंभ कर दी।
ठीक है, भूख हड़ताल आरंभ भी कर दी। उसके बाद क्या हो गया, बाल मुकुंद बिस्सा पुलिस की मार और गर्मी नहीं सहन कर पाए, वे बहुत बीमार हो गए। 19 जून 1942 को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। बिस्सा की मृत्यु से देश में स्वतंत्र प्रतिक्रिया हुई। नेशनल हेराल्ड और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे देशव्यापी अखबारों ने राज्य की नीति की कटु आलोचना की। मारवाड़ की स्त्रियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रमा देवी, कृष्ण कुमारी और दयावती ने गिरडीकोट में एक आम सभा को संबोधित किया। रमा देवी जयनारायण व्यास की पुत्री थी। कृष्णा कुमारी अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी और दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी थी। 22 दिसंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए थे। वीर और उत्साही नवयुवकों को संगठित करने के लिए लालचंद जैन ने एक गुप्त संगठन मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना की। 27 मई 1944 को जब जयनारायण व्यास और उनके सहयोगियों को रिहा किया गया तो जोधपुर शहर में उनका अपूर्व स्वागत किया गया। नवंबर 1944 में जोधपुर म्यूनिसिपल बोर्ड के चुनाव हुए। लोक परिषद ने इनमें भाग लिया और बहुमत प्राप्त किया। लोक परिषद के द्वारा का दास पुरोहित नगर पालिका अध्यक्ष बने। जोधपुर में जन जागृति की शुरुआत 1915 ईस्वी में स्थापित मरुधर मित्र हितकारिणी सभा ने की। तत्पश्चात 1920 में मारवाड़ सेवा संघ ने इस दिशा में काम किया, लेकिन वास्तविक रूप से 1923 ईस्वी में स्थापित मारवाड़ हितकारिणी सभा में ने ही जन जागृति पैदा की। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जोधपुर आए और शासकों को उत्तरदायी शासन स्थापित करने की सलाह दी। नवंबर 1938 में विजयलक्ष्मी पंडित और दिसंबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर आने से आंदोलन में तीव्रता आई। आगे देखते हैं। जून 1945 में पंडित नेहरू आए और उनकी सलाह पर महाराजा ने डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर CS वेंकटाचारी को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अक्टूबर 1947 में महाराजा हनुमंत सिंह ने सामंती मंत्रिमंडल बना दिया, जिसका विरोध जयनारायण व्यास ने किया। 3 मार्च 1948 को जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की स्थापना हुई। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। जयपुर में आरंभिक राजनीतिक संगठनों की स्थापना। सन 1907 में जब अर्जुनलाल शेट्टी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना किया, उस समय जयपुर क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। हिरालाल शास्त्री की प्रेरणा से जयपुर हितकारिणी सभा का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बालचंद्र शास्त्री और मंत्री केसरीलाल कटारिया थे। उस समय जयपुर राज्य में प्रशासनिक कार्यों को फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। जनता के प्रबुद्ध वर्ग के लिए यह असहनीय था। परिणामस्वरूप ठाकुर कल्याण सिंह, श्यामल दास वर्मा आदि के नेतृत्व में 1922 में जयपुर में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन आरंभ किया। 1 सितंबर 1947 को जयपुर में एक साधारण से झगड़े के बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और पूरे शहर को वातावरण तनाव युक्त हो गया। इस अवसर पर जोधपुर के महारानी काउंसिल के प्रेसिडेंट को सूचित किया कि यदि शहर में शांति स्थापित नहीं हुई तो वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। जयपुर सरकार ने उसी दिन एक असाधारण गजट प्रकाशित कर एक जांच कमीशन की नियुक्ति की। इसका कार्य 1 सितंबर 1927 को जयपुर शहर में हुए गोलीकांड की जांच करना था। इस कमीशन के सदस्य चीफ कोर्ट के जज राय बहादुर नानक राम जौहरी और सेशन जज सैयद इफ्तार खान हुसैन थे। हसन थे। ठीक है। 2 सितंबर 1927 को क्या हुआ? 2 सितंबर 1927 को 4 सितंबर 1927 और 4 सितंबर 1927 को जयपुर शहर के बाहर 2 सार्वजनिक सभाएं हुई, जिनमें लगभग 20,000 व्यक्ति सम्मिलित हुए। जनता की मांगे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 30 व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई। इस समिति में 12 हिंदू और 15 मुसलमान सदस्य थे। सरकार के आश्वासन पर 5 दिन की हड़ताल समाप्त कर दी गई। अगले वर्ष जब 3 अगस्त 1928 को वायसराय जयपुर आए तो जनता की ओर से उन्हें एक खुला पत्र दिया गया। 5 अप्रैल 1931 को जयपुर नगर में मोतीलाल दिवस मनाया गया। एक बार फिर जयपुर सरकार ने इनके दमन का काम किया। इनमें सम्मिलित होने वाले खादी भंडार के कार्यकर्ता गुलाब चंद चौधरी, कुंदनलाल और किशोरी सिंह को कैद कर लिया गया। कुछ समाजसेवी व्यक्तियों ने सरकार की दमनकारी नीतियों का मुकाबला करने और जनता में राजनीतिक चेतना प्रोत्साहित करने के लिए जन संगठन की आवश्यकता महसूस किया था। 1931 में कपूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज आदि ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दी।
प्रजामंडल के अन्य कार्यकर्ता देश पांडे, केसरलाल कटारिया आदि थे। सीकर, तोरावाटी, उदयपुरवाटी के कृषक आंदोलन को संगठित करने में प्रजामंडल ने उल्लेखनीय योगदान दिया। 1930 से 31 में जयपुर के प्रजामंडल से सहानुभूति रखने वाले कार्यकर्ताओं ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। इनमें प्रमुख थे बंशीलाल सुखाड़िया लुहाड़िया, हनुमान शर्मा, रघुवर दयाल चतुर्वेदी, राधाकृष्ण बजाज और देवी नारायण शर्मा आदि। मदन लाल खेतान, ओमदत्त शास्त्री, हंसराज और नेत्राम शर्मा, रूपचंद्र सोमानी, विजय चंद जैन, सोमदेव ग्रोवर, कपूर चंद छाबड़ा आदि कई अन्य कार्यकर्ताओं ने जयपुर राज्य के देहाती इलाकों में और अजमेर, आगरा आदि स्थानों में जाकर समाज सेवा के कई कार्य किए। अपनी स्थापना के 5 वर्षों तक जयपुर प्रजामंडल निष्क्रिय बना रहा तथा इसकी संपूर्ण गतिविधियां खादी उत्पादन तक सीमित रही। यह राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। सन 1936 से 37 ईस्वी में सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। जयपुर के एडवोकेट चिरंजी लाल मिश्रा प्रजामंडल के अध्यक्ष, हिलाल शास्त्री महामंत्री और कपूर चंद पाटनी संयुक्त मंत्री बनाए गए। प्रजामंडल के अन्य प्रमुख सदस्य थे बाबा हरिश्चंद्र, हस डी राय, लादूराम जोशी और टीकाराम पालीवाल और पूर्णानंद जैन आदि। सन 1938 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में कराने और अध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज को बनाने का निर्णय लिया गया, पर इस दौरान प्रजामंडल व जयपुर सरकार के बीच में मतभेद पैदा हो गए और प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पर जल्दी ही सरकार और प्रजामंडल के बीच समझौता हो गया। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 8 से 9 मई 1938 को जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। स्थान नथमल का कटला जयपुर। इसके अगले दिन 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने भी नथमल के कटले में एक सभा को संबोधित किया। 5 अगस्त को प्रजामंडल की कार्यकारिणी के सदस्य रिहा कर दिए गए और कुछ दिनों के बाद प्रजामंडल ने संस्था को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीयन कराना स्वीकार कर लिया गया। दूसरी ओर सरकार ने प्रजामंडल की मूलभूत अधिकारों की मांग स्वीकार कर ली। अब है 1 फरवरी 1939 में जब जमनालाल बजाज पहुंचे तो जयपुर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे प्रजामंडल आंदोलन को एक बार फिर से गति मिल गई। 5 फरवरी को सर्वप्रथम चिरंजी लाल मिश्रा के नेतृत्व में सत्याग्रही जत्था निकला। उसी दिन रमा देवी देशपांडे, जो भारतीय चरखा संघ के मंत्री बलवंत सांवल राम की पत्नी थी, के नेतृत्व में 5 अन्य महिलाओं ने सत्याग्रह किया। ये 5 महिलाएं थी सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी और सुशीला गोयल। जयपुर सत्याग्रह काउंसिल के संयोजक हीरालाल शास्त्री ने 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाने की घोषणा की। जयपुर के अलावा बगड़, झुंझुनू, चौमू, सीकर, दौसा के अलावा जयपुर राज्य से बाहर उज्जैन, ब्यावर, दिल्ली और आगरा में भी जयपुर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली में भोलाभाई देसाई और सरोजिनी नायडू ने गांधी चौक में जनता को संबोधित किया। राज्य सरकार ने जब प्रजामंडल को मान्यता प्रदान करने और कार्यकर्ताओं को रिहा करने का आश्वासन दिया तो गांधी जी के निर्देश पर जयपुर सत्याग्रह को 18 मार्च को स्थगित कर दिया गया। सत्याग्रह के स्थगन के समय प्रजामंडल ने यह शर्त रखी कि जयपुर का प्रधानमंत्री मिस्टर बीचम के स्थान पर किसी हिंदुस्तानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। जयपुर सरकार ने बीचम के स्थान पर राजा ज्ञाननाथ को नया प्रधानमंत्री बना दिया। 2 अप्रैल 1940 को जयपुर राज्य सरकार और प्रजामंडल के बीच एक समझौता हो गया, जिसकी शर्तें निम्नलिखित थी। जन संस्था का नाम प्रजामंडल ही रहेगा। प्रजामंडल का सदस्य जयपुर राज्य के बाहर भी किसी राजनीतिक संस्था का सदस्य बन सकेगा। जनता को भाषण का अधिकार रहेगा। प्रजामंडल का उद्देश्य राज्य में महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। इस समझौते के तहत प्रजामंडल को 2 अप्रैल 1940 को जयपुर राज्य ने पंजीकृत कर दिया। इसके बाद प्रजामंडल का दूसरा वार्षिक अधिवेशन 25 से 26 मई 1940 को जयपुर में नथमल जी के कटले में हुआ। जमनालाल बजाज इस अधिवेशन के सभापति थे। संयुक्त प्रांत के पूर्व न्याय मंत्री और इलाहाबाद के प्रसिद्ध कवि वकील डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू ने भी अधिवेशन में भाग लिया। गांधी जी द्वारा अगस्त 1942 में चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर के प्रजामंडल की भूमिका विवादास्पद रही। हीरालाल शास्त्री ने कांग्रेस महासमिति के बम्बई अधिवेशन के अवसर पर हुए रियासती सम्मेलन में जयपुर प्रजामंडल का प्रतिनिधित्व किया। उस समय शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे और कपूर चंद पाटनी महामंत्री थे। मुंबई से लौटने के बाद शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल की कार्यसमिति और साधारण समिति की बैठक 14 से 15 अगस्त 1942 को बुलाई। ठीक है, आगे
इसमें प्रजामंडल ने देश की आज़ादी की मांग की और नेताओं की गिरफ्तारी की आलोचना की। इसके अतिरिक्त उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग भी की थी। जयपुर महाराजा ने प्रजामंडल को उत्तर दिया कि उसकी नीति राजकाज में बाधा पैदा करने की नहीं है। देखो ये वापस पढ़ते हैं। जयपुर महाराजा ने प्रजामंडल को उत्तर दिया कि उनकी नीति राजकाज में जनता को शामिल करने की है। प्रजामंडल इस उत्तर से संतुष्ट हो गया। इसके बाद जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के भी समझौता हुआ, जिसमें जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहने पर सहमत हो गए। इस समझौता जेंटलमैन एग्रीमेंट कहलाता है। जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या है? जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ था, देखो शुरू से पढ़ते हैं। इसके बाद जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के बीच समझौता हुआ। किसके बीच में? प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के बीच समझौता हुआ, जिसमें जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहने पर सहमत हो गया। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल ने क्या बोला, हम अलग रह लेंगे, इससे सहमत हो गया। इसको बोलते जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहलाता है ये। 26 अक्टूबर 1942 को जयपुर नरेश ने राज्य में संवैधानिक सुधारों के लिए विशेष समिति नियुक्त की। इस समिति ने राज्य में प्रतिनिधि सभा तथा लेजिस्लेटिव असेंबली के गठन का सुझाव दिया। शास्त्री जी द्वारा महाराजा के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने का विचार त्याग दिया गया, जिसकी सर्वत्र आलोचना हुई। यह समझौता भारत छोड़ो आंदोलन की मूल भावना के विपरीत था। इस फैसले में असहमत नेताओं ने आज़ाद मोर्चा खड़ा करके आंदोलन छेड़ा। आज़ाद मोर्चा, इस मोर्चे का गठन बाबा हरीशचंद्र ने किया। आज़ाद मोर्चे के अन्य कार्यकर्ता थे गुलाब चंद्र कासलीवाल, चंद्रशेखर शर्मा, राधेश्याम शर्मा, ओमदत्त शास्त्री, मदन लाल खेतान, चिरंजी लाल मिश्रा, मुक्तिलाल मोदी, विजय चंद्र जैन, अलाप बख्श चौहान, मास्टर आनंदी लाल नाई, भंवर लाल समोदिया, मोहन लाल आज़ाद, गोपाल वैद्य, दुलाद भंडारी, रामकरण जोशी आदि। आज़ाद मोर्चा के नेतृत्व में स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने भी आंदोलन में भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई दिनों तक शिक्षण संस्थाएं बंद रही। गोपाल दत्त वैद्य के नेतृत्व में हड़तालें हुई और जुलूस निकाले गए। छात्राओं ने भी आंदोलन में अपना योगदान दिया। वनस्थली विद्यापीठ की कुछ छात्राओं ने धरने दिए। एक छात्रा शांति देवी ने 5 अक्टूबर 1942 को एक सभा में जनता को संबोधित किया। अंततः 1945 में पंडित नेहरू ने दोनों गुटों का विवाद समाप्त करके आपस में विलय करवाया। 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की। श्रीमती रतन शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं और छात्रों को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आदि स्थानों पर जाकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की खुली छूट दे दी। तो एक पेज नंबर 115 तक ही हुआ, इसमें भी प्रजामंडल आंदोलन चल रहा है। ठीक है।